न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम कब यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैंने ये कई सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x dx आर नेसेसरी इन अ नंबर ऑफ सिचुएशन नेमली। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमारे पास कब नेसेसरी होता है, कब हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते हैं, जब हमारे पास ये कंडीशन हो। नंबर फर्स्ट, व्हेन द फंक्शन f कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड एनालिटिकली, जब हमारे पास फंक्शन f एनालिटिकली इंटीग्रेट ना होता हो या एनालिटिकली ये टाइम कंजप्शन इसकी ज़्यादा हो। सेकंड, व्हेन द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय अ टेबल ऑफ वैल्यू, जब हमारे पास फंक्शन f फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन ना हो, टेबल ऑफ वैल्यूज की फॉर्म में डिफाइन हो, तो उस केस में भी हम न्यूमेरिकली इंटीग्रेशन करते हैं। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास ये दो कंडीशन है, या तो ये एनालिटिकली इंटीग्रेट करना, एनालिटिकली इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल फ्रॉम a to b e to the power x sin x डिवाइडेड बाय x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x dx। ये अगर इस किस्म का कोई इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद हो, तो इस इंटीग्रेशन की इवैल्यूएशन इन एनालिटिकली इम्पॉसिबल है। तो जब एनालिटिकली इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल हो, तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते हैं। सेकंड, अगर हमारे पास फंक्शन f टेबल के फॉर्म में मौजूद हो, फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है हमारे पास, ये एक टेबल है हमारे पास, अगर हमारे पास फंक्शन f फंक्शन के फॉर्म में ना हो, यहाँ तो फंक्शन f तो फंक्शन के फॉर्म में मौजूद है, तो अगर f हमारे पास फंक्शन के फॉर्म में ना हो, टेबल के फॉर्म में हो, तो तब भी हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम कई मेथड्स की मदद से कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास है रेक्टेंगुलर रूल, ट्रापीजॉइडल रूल, सैम्पसन रूल। जो आज हम टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है रेक्टेंगुलर रूल। कंसीडर द इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x dx फॉर ईच टेबुलर पॉइंट अ रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड एज शोन इन द फिगर। जब हम रेक्टेंगुलर रूल अप्लाई करते हैं, रेक्टेंगुलर रूल अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, तो हमारा सबसे मेन फोकस कहाँ पे होगा, हमारा सबसे मेन फोकस रेक्टेंगल्स पे होगा। जो एरिया हमें दी गई है, फॉर एग्जांपल ये एरिया हमें दी गई है, हमने यहाँ पे क्या करनी है, हमने यहाँ पे ये एरिया फाइंड करनी है, एरिया अंडर कर्व। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हमने इस एरिया को फाइंड करना है, एरिया अंडर कर्व, हमने इस एरिया को फाइंड करना है। तो जब हम इस एरिया को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर रूल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल्स क्रिएट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे रेक्टेंगल्स क्रिएट करते हैं, तो एक रेक्टेंगल ये बनता है और दूसरा रेक्टेंगल हमारे पास ये बनता है। एक रेक्टेंगल ये है और दूसरा रेक्टेंगल हमारे पास ये है। अगर मैं इसको इन पॉइंट को नाम दूँ, तो ये ACD और ये EF। तो हमारे पास दो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, एक है हमारे पास ACDG और दूसरा हमारे पास है GEFD। तो रेक्टेंगुलर रूल में हमारा मेन फोकस कहाँ पे होगा, रेक्टेंगल्स पे होगा। हम अपने जो एरिया हमारे पास मौजूद हो, उसमें हम रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर न्यूमेरिकल रेक्टेंगुलर रूल में जब हम एरिया फाइंड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, द सम ऑफ द रेक्टेंगल इज टेकन एज द रिक्वायर्ड एरिया। अब अगर हम उस रेक्टेंगल्स को ऐड करें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगी। लेकिन रेक्टेंगुलर रूल में आप लोगों ने देखना है, हमने एरिया अंडर कर्व फाइंड करनी है। लेकिन रेक्टेंगुलर रूल में क्या होता है, ये जो एरिया हमारे पास ये एक्सक्लूड हो रही है, ये एरिया अंडर कर्व मौजूद है, ये एरिया हमारे पास मौजूद है, लेकिन रेक्टेंगुलर रूल में ये एरिया हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, और ये जो एरिया है ये हमारे पास मौजूद नहीं है और हम इसे इंक्लूड कर रहे हैं। सो ये
रेक्टेंगुलर रूल की जो सबसे अब रेक्टेंगुलर रूल की जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टी में ये हमारे पास जो एरिया यहाँ पे इंक्लूड हो रही है, ये हमारे पास एरिया है लेकिन यहाँ ये एक्सक्लूड हो रही है, और ये एरिया हमारे पास नहीं है, यहाँ पे ये इंक्लूड हो रही है। सो सबसे जो इसका डिसएडवांटेज है तो वो ये है कि ये एरिया हमारे पास एक्सक्लूड हो रही है और ये एरिया हमारे पास इंक्लूड हो रही है। तो फार्मूला फॉर रेक्टेंगुलर रूल हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास टेबल ये हो, x की वैल्यू हो x0, x1, x2 एंड सो ऑन अप टू xn, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2 एंड सो ऑन अप टू f ऑफ xn। तो हमारे पास अगर ये टेबल मौजूद हो तो इसके लिए रेक्टेंगुलर रूल का फार्मूला क्या होगा? तो h इज द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स f ऑफ x0 प्लस f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस f ऑफ xn माइनस 1। रेक्टेंगुलर रूल के फार्मूले में हम h के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं? f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x0 प्लस f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस f ऑफ xn माइनस 1। ये लास्ट पॉइंट उसमें मौजूद नहीं होता। तो ये हमारे पास फार्मूला है रेक्टेंगुलर रूल के लिए। जितने भी आपके पास टेबल में फंक्शंस की वैल्यू आई है सबको हमने ऐड करना है, अलावा लास्ट वैल्यू की, जो लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू है उसके अलावा जितने भी वैल्यूज़ है उन सबको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और h हमारे पास क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो h है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो h है, तो h इस डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे पास है, अगर मैं थोड़ा सा मूव करूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, solve by rectangular rule integral from 1 to 3 1 over x square dx for n is equal to 2 and n is equal to 4। अब यहाँ n is equal to 2 और n is equal to 4 के लिए हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना चाहते हैं, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे था इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx, तो यहाँ f ऑफ x का किरदार 1 ओवर x स्क्वायर अदा कर रहा है। सो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर। यहाँ लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, तो यहाँ लोअर लिमिट a है तो 1 है, तो 1 को हम a से रिप्रेजेंट करेंगे और अपर लिमिट को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, तो b इज इक्वल टू अपर लिमिट और अपर लिमिट हमारे पास 3 है। और h के लिए ही हमारे पास फार्मूला है h इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाई n। b हमारे पास अपर लिमिट है, a हमारे पास लोअर लिमिट है और n हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है। n को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमारे पास है n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ अगर n इज इक्वल टू 2 है तो आपके पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 2 होंगे, अगर n इज इक्वल टू 4 होगा तो आपके पास रेक्टेंगल्स क्या 4 होंगे। तो फॉर n इज इक्वल टू 2 h इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाई n, तो b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे n हमने क्या लिया हुआ है? 2 लिया हुआ है, तो यहाँ h की वैल्यू क्या बन रही है? 1 बन रही है। अब हमने टेबल ड्रा करना है। अब हम टेबल ड्रा करेंगे कि यहाँ x की वैल्यू को क्या होगी और f ऑफ x की वैल्यूज क्या होगी। तो x की सबसे लोअर वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है, लिहाजा मैंने x की जगह 1 पुट की। जब मैं इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट करता हूँ तो f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, और इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो 1 आएगा। तो f ऑफ x की वैल्यू 1 आ रही है। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ 2 आ रही है, लेकिन ये 2 किस तरह आ रही है? इसके लिए हमारे पास फार्मूला है x0 प्लस h। x1 की वैल्यू, इसको हम x0 कहते हैं, इसको हम x1 कहते हैं और इसको हम x2 कहते हैं। तो x1 की वैल्यू किस तरह आएगी? x1 की वैल्यू आएगी x0 प्लस h से। x0 की वैल्यू 1 है
और h की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 = 2, तो यहाँ पर 2 आ गया है। अब इस 2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो f(2) = 1/2² और 1/2² से आंसर क्या रहा है 1/4, तो f(x) की जो सेकंड वैल्यू आ रही है वो है 1/4। इसी तरह हमने थर्ड वैल्यू 3 फाइंड करनी है और 3 हमारे पास किस तरह आता है, ये आता है x3 = x0 x1, सॉरी ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास x1 + h बन जाएगा, x0 x1 x2। तो x2 को हम किस तरह डिराइव करते हैं, x2 = x1 + h, x1 की वैल्यू 2 है, h की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 1, तो x2 हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पे हमने 3 पुट किया हुआ है। तो x की वैल्यू 3 है, f(x) की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्या होगी, तो यहाँ हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो f(3) = 1/3², 1/3² = 1/9। तो हमारे पास लोअर लिमिट 1 था तो हमने शुरू की, अपर लिमिट 3 था तो हम अपर लिमिट तक यहाँ आ चुके हैं। फर्दर हम x3 x4 x5 वगैरह फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास लोअर लिमिट से हमने शुरू किया था और अपर लिमिट तक हम पहुँच गए हैं और उसकी फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। x1 पे f(x) की वैल्यू 1 है, 2 पे f(x) की वैल्यू 1/4 है, 3 पे f(x) की वैल्यू 1/9 है। अब फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला हमारे पास था इंटीग्रल फ्रॉम a to b f(x) dx की जगह फार्मूला रेक्टेंगुलर रूल का फार्मूला था h into f(x0) plus f(x1) plus f(x2) plus and so on plus f(xn-1), यानी टेबल की जितनी भी वैल्यूज है उन सबको हम ऐड करेंगे एक्सेप्ट लास्ट वैल्यू और बाद में उसको हम h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे a का किरदार 1 अदा कर रहा है, b का किरदार 3 अदा कर रहा है, f(x) का किरदार 1/x² अदा कर रहा है, dx अपनी जगह पे इक्वल अपनी जगह पे, h की वैल्यू 1 है तो h की जगह मैंने 1 पुट की। यहाँ टेबल में 3 वैल्यूज़ मौजूद है तो मैंने आप लोगों को कहा था कि टेबल की तमाम वैल्यूज़ हम ऐड करेंगे एक्सेप्ट लास्ट वैल्यू। तो यहाँ पर ये 2 वैल्यूज़ रहती हैं तो 1 और 1/4 को ऐड करो, ऐड करने के बाद h के साथ यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 5/4 बन जाएगा और 5/4 का आंसर हमारे पास 1.25 आ रहा है। अब नेक्स्ट हम पार n = 4 फाइंड करेंगे कि हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है। इस इंटीग्रल की वैल्यू पार n = 4 हमारे पास क्या आती है, फॉर n = 4 h = b - a / n, लेकिन यहाँ n हमारे पास 4 होगा तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो h की वैल्यू हमारे पास 1/2 आती है। अब द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स उसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं और h की वैल्यू 1/2 है। लोअर लिमिट फंक्शन की, लोअर लिमिट इंटीग्रेशन की 1 है तो 1 को जब हम फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास f(x) की वैल्यू 1 आती है। अब ये वैल्यू हम सेम मेथड से डिराइव करेंगे, ये हमारे पास x0 है, ये है x1, ये है x2, ये है x3 और ये है x4। तो x0 तो ऑलरेडी हमारे पास 1 है, x1 किस तरह डिराइव होगा, x1 इक्वल होगा x0 + h का। तो ये हमारे x0 की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू हमारे पास यहाँ डिराइव हो चुकी है 1/2 है, दोनों को जब हम ऐड करें तो 3/2 आएगा। तो ये हमारे पास x1 की वैल्यू 3/2, 3/2 को फंक्शन में पुट कर लो तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू 4/9 आ जाएगी। इसी तरह फिर हमने x2 फाइंड करना है तो x2 को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है x2 = x1 + h। x1 की वैल्यू 3/2 है, h की वैल्यू 1/2 है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास x2, दोनों को जब हम ऐड करें तो इसका रिजल्ट हमारे पास 2 आएगा। तो x2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। इसी तरह अगर आप x3 फाइंड करें तो x3 इक्वल होगा x2 + h का, तो यानी ये 2 + 1/2 और इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2। तो x3 की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ रही है। अब अगर 5/2 के साथ में h ऐड करूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे क्योंकि हमारा जो अपर लिमिट है वो 3 है। तो x0, x1, x2, x3 और x4 की वैल्यूज़ हमने फाइंड की। इसके बाद हमने f(x) की वैल्यू फाइंड करनी है। x की जगह 1 पुट कर लो यहाँ पे तो आपके पास f(x) की वैल्यू 1 आ जाएगी।
x की जगह 3/2 पुट कर लो यहाँ पे, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4/9 आ जाएगी। x की जगह 2 पुट कर लो यहाँ पे, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, एंड सो ऑन। x की जगह 3 पुट करो तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/9 आ जाएगी। अब आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया था कि रेक्टेंगुलर रूल के लिए फार्मूला क्या है, उस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है। फार्मूला हमारे पास था इंटीग्रल फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू h एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एंड सो ऑन एफ ऑफ xn-1। ये हमारे पास फार्मूला था। तो इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, तो a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे मैंने लिखा हुई है, b की वैल्यू 3 है, एफ ऑफ x की वैल्यू 1/x² है, dx इज इक्वल टू h की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, यहाँ पे h की वैल्यू 1/2 हमने डिराइव की थी। और टेबल की सारी वैल्यू हम ऐड करेंगे एक्सेप्ट द लास्ट वन, तो ये हमारे पास है 1 + 4/9 + 1/4 + 2/25। लास्ट वैल्यू हम उसमें ऐड नहीं करते। जब हम ये कैलकुलेट करें तो इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 1/x² dx की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, वो जो यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब कैलकुलेशन हम करते हैं, कैलकुलेशन से इसकी वैल्यू क्या आती है वो हम यहाँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आ रही है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 1/x² dx, अगर ये हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 0.925 आती है। तो जब हमारे पास n2 था, हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू क्या थी, इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 1.25। जब हमारे पास n4 था तो इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.925। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 1/x² dx, अगर इसको हम एनालिटिकली सॉल्व करें तो यह हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 x⁻² dx। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो x⁻1 डिवाइड बाई -1 और 1 to 3 आ जाएगा। तो फर्दर ये हमें क्या देगा, -1 बाहर आ जाएगा, ये 1/x बन जाएगा 1 to 3, और फर्दर -n2, इस पर अगर हम 3 और 1 पुट करें तो ये 1/3 - 1/1 बन जाएगा। फर्दर ये हमारे पास होगा माइनस, इसका अगर हम एलसीएम ले तो 3 एलसीएम आ जाएगा, ये 1 - 3 आ जाएगा, और फर्दर माइनस n2 - 2 डिवाइड बाई 3, और फर्दर ये हमें क्या आंसर देगा 2 डिवाइडेड बाई 3। 2 को जब हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 डिवाइड बाई 3 ये 20 बन जाएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा, 3 6 और 18, और ये फर्दर 2 आ जाएगा, तो ये 0.66 वगैरह आ रहा है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट 0.66 आता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है 0.66। यहाँ पे जब n2 हो तो हमारे पास 1.25 आता है, जब n4 हो तो हमारे पास आंसर 0.925 आता है। तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास है 0.6, पार n इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल की वैल्यू है 1.25, फार n इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल की वैल्यू है 0.925। तो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास ये है, और इंटीग्रल फार n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू ये है, फार n इज इक्वल टू 4 की वैल्यू ये है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज करते हैं, जब मेरे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 2 थी तो वैल्यू ये थी, जब हम मेरे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 4 थी तो वैल्यू 0.925 थी, और ये वैल्यू कन्वर्ज कर रही है एग्जैक्ट वैल्यू को। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज करेंगे, जितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास ज़्यादा होंगे उतनी ही कन्वर्जेंस क्या होगी, एक्यूरेट होगी, उतनी ही हमारे पास जो एरर होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1.25 है, पार n इज इक्वल टू 2, फिर जब हमने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 4 की तो ये 0.925 बना। अगर हम रेक्टेंगल 6 करते हैं फिर ऐड करते हैं तो आपके पास उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो ये जितने भी नंबर ऑफ रेक्टेंगल ज़्यादा होंगे उतनी ही कन्वर्जेंस इंटीग्रल की वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू को ज़्यादा होगी।